Hi everyone, this is Vivek, co-founder of Legalite, and welcome back to Legalite's official channel where we make content that adds value to your CLAT prep. अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी पर्पस क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी पर्पस क्वेश्चंस पिछले 8 ऑफिशियल पेपर्स में कितने बार आया है। तो अगेन व्हाट यू विल रियलाइज कि ये 4 बार आया है। और कब कब आया है, अगर इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझना है तो हम लोग रियलाइज करेंगे कि सैम्पल पेपर जो तीनों था 2020 का और जो क्लैट 2020 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है क्लैट 2021 के इंग्लिश वाले सेक्शन में। एंड अगेन व्हाट यू विल रियलाइज कि क्लैट 2022 जो कि रीसेंट क्लैट एग्जाम हुआ है उसमें भी अगेन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में अगेन ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्ली 2 बार आया है। सिमिलरली अगेन अगर हम लोग देखेंगे कि 2023 का जो सैम्पल पेपर था, सैम्पल पेपर 1 हो चाहे वो सैम्पल पेपर 2 हो, उसमें भी ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है। तो प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन आज तक प्रॉपर्ली आप रियलाइज करोगे कि 4 बार ये क्वेश्चन आया है और ऑल 4 टाइम्स में 2 बार वो आया है इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लैट 2021 के पेपर में, और प्रॉपर्ली ये 2 बार आया है क्लैट 2022 के पेपर में लॉजिकल सेक्शन में। तो अगेन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन स्टेम को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अगेन जितने बार भी ये आज तक क्लैट एग्जाम में आया है उतने बार कौन सा कीवर्ड या कौन सा फ्रेज प्रॉपर्ली क्वेश्चन स्टेम में प्रॉपर्ली क्लैट कंसोर्टियम ने यूज किया था इस स्पेसिफिक क्वेश्चन स्टेम को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को फ्रेम करने के लिए। तो हम लोग रियलाइज करेंगे कि सबसे पहला जो कीवर्ड यूज किया था वो था मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, दूसरा था पर्पस ऑफ द पैसेज, तीसरा था ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी और चौथा था ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द पैसेज। तो अगेन आप देख पा रहे हैं कि ये 4 तरीके से प्रॉपर्ली क्वेश्चन स्टेम क्लैट कंसोर्टियम ने फ्रेम किया था प्राइमरी पर्पस क्वेश्चंस के लिए। अब हम लोग एक बार देखेंगे कि भाई प्राइमरी पर्पस क्वेश्चन होता क्या है और उसको एक बार उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपर्ली हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस चीज के बारे में कि आप इमेजिन करो ना कि आज तक कभी ना कभी आप किसी न किसी शॉप में, किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में फ्रिज, वॉशिंग मशीन या टीवी खरीदने के लिए आप गए थे, और जब भी आप वहां पे जाओगे तो ऑब्वियसली आप रियलाइज करोगे कि हमेशा एक सेल्स पर्सन वहां पे होता है जो कि प्रॉपर्ली उसका एक पिच होता है जो कि आपको प्रॉपर्ली वो करता है आपके सामने। तो अगेन आप रियलाइज करो और प्रॉपर्ली समझो कि उस ऑथर का, फॉर एग्जांपल अगर हम एक मान लेते हैं कि भाई वो एक टीवी के बारे में अगर वो बात कर रहा है, एक सोनी टेलीविजन है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, और अगेन वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है सोनी टेलीविजन के बारे में क्योंकि आप वहां पे टेलीविजन खरीदने के लिए गए हो उस दिन। तो अगेन वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है उस इंफॉर्मेशन में क्या है, उस इंफॉर्मेशन का मेन कंक्लूजन क्या है, मतलब वो सेल्समैन का मेन कंक्लूजन ये है ना कि वो जो सोनी टेलीविजन है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसके स्पेसिफिकेशन के बारे में वो प्रॉपर्ली बात कर रहा है, उस टीवी को आपको खरीदना चाहिए। इसका मतलब कि यू शुड बाई दिस सोनी टेलीविजन, और उसी के बारे में वो सारा इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है। लेकिन उसका प्राइमरी पर्पस क्या है ये सारा इंफॉर्मेशन बताने के लिए? अल्टीमेटली ही इज ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट दिस इज द बेस्ट टेलीविजन प्रोडक्ट दैट यू शुड बाई एंड दिस इज द बेस्ट टेलीविजन प्रोडक्ट, मतलब जो भी आपका डिमांड होगा, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा कि भाई इतने बजट के अंदर मुझे खरीदना है। तो अगेन आप रियलाइज कर रहे हो कि उसका कंक्लूजन और उसका जो प्राइमरी पर्पस है दोनों मतलब एक दूसरे से मतलब रिलेशनल है, मतलब दोनों के बीच में एक रिलेशन है। जो मेन आइडिया है उसका वो ये है कि यू शुड बाय दिस टेलीविजन, एंड अगेन व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द फंक्शनल रोल बिहाइंड पुटिंग सो मच इंफॉर्मेशन और टेलिंग यू सो मच इंफॉर्मेशन इज टू मेक अ सेल। उसको सेल करना है प्रॉपर्ली, किस चीज का उसको सेल करना है, उस टीवी का सेल करना है। तो उसका जो पर्पस है सारे इंफॉर्मेशन को फेच करने का वो ये है ही वांट्स टू सेल यू दैट पर्टिकुलर टेलीविजन। तो सिमिलरली व्हाट यू विल रियलाइज कि जब हम लोग पैसेज को जब हम लोग देखते हैं कि जितना भी पैसेज है तो सारे पैसेज में आप रियलाइज करोगे कि ऑथर का यूजुअली मतलब कुछ ही सारा ऐसा मतलब तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग प्रॉपर्ली समझ पाते हैं कि भाई ऑथर का पर्पस क्या है। तो जनरली ऑथर का पर्पस मतलब कि इन सब में से मतलब जो मतलब बहुत सारा पर्पस हो सकता है, एंटरटेन करना भी हो सकता है, किसी चीज को एग्जामिन करना भी हो सकता है। लेकिन अगेन जो प्राइमरी जो 4 कैटेगरी है वो है, पहला कि आपको वो चाहता है कि वो आपको इन्फॉर्म करे किसी चीज के बारे में, वो आपको एक्सप्लेन करे, वो आपको डिस्क्राइब करे, या फिर वो किसी चीज के लिए आपको आर्ग्यू कर रहा हो किसी पॉइंट के लिए, या फिर आपको वो कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होगा अगेन अपने मेन पॉइंट के लिए। तो अगेन आप देखो ना कि राइटिंग स्टाइल, ऑथर के राइटिंग स्टाइल पे ये प्रॉपर्ली डिपेंड करता है कि भाई उसका पर्पस क्या है। तो अगेन बहुत टाइम उसका राइटिंग स्टाइल जो होता है वो नैरेटिव होता है। तो जनरली जब नैरेटिव होता है तो उसमें आप देख सकते हो कि इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना, बस यही उसका पर्पस होता है। एक्सपोजिटरी के बारे में जब मैं बात करूं तो वहां पे ऑथर का मतलब मेन जो पर्पस होता है वो होता है एक्सप्लेन करना। सिमिलरली जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है
अगेन व्हेन द ऑथर इज ट्राइंग टू पेंट अ पिक्चर इन योर माइंड, वहां पे ऑथर का जो प्राइमरी पर्पस होता है इट इज टू डिस्क्राइब द डिटेल्स। सिमिलरली जब ऑथर का राइटिंग स्टाइल आर्ग्यूमेंटेटिव होता है तो अगेन ऑथर इज ईदर ट्राइंग टू आर्ग्यू फॉर समथिंग और अगेन ऑथर इज ट्राइंग टू कन्विंस यू ऑफ सम ओपिनियन दैट द ऑथर हैज। अगेन अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज नॉट द प्राइमरी पर्पस। तो अगेन व्हाट यू विल रियलाइज दैट समथिंग दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द ऑथर्स इंटेंशन बिहाइंड राइटिंग द पैसेज। तो ऑब्वियसली मतलब ऑथर का जो पर्पस है उसको प्रॉपर्ली वो डिफाइन नहीं कर रहा है, या फिर वो जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उस चीज को वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग आइए हम लोग देखते हैं कि भाई मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चंस क्लैट एग्जाम में आए हैं और एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पैसेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। Since long we have witnessed unimaginable levels of success and failure of various projects, businesses and scientific missions and even wars. From such triumphs and defeats emerges the much debatable thought, is planning and strategy more important than execution? तो author ने एक question पूछा कि is planning and strategy more important than execution? Now, some project leaders and their teams are of the view that planning leads to clarity of objectives. It helps to set the timeline and the budget. Consequently, when the planning is haphazard and unstructured, the very aims of the projects become hazy. This further leads to unprecedented budget collapses and poor time management. In some cases, teams have worked relentlessly to complete assignments, but poor planning has invariably led to customer dissatisfaction and at a complete collapse of the entire project. In the words of Benjamin Franklin, failing to plan is planning to fail. Numerous entrepreneurs have the faith that strategies help to enhance not only the speed and the quality of production but also consumer satisfaction. If there are no strategies to tackle unplanned events or unexpected interruptions, there is a possibility of entire projects coming to a grinding halt. Some of the world's best airports, bridges and astronomical missions are the results of careful planning and excellent strategies. However, अब अगेन आप देख रहे हो ना कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी प्रॉपर्ली बोला था कि जब भी बट या हाउएवर अगर आता है तो प्रॉपर्ली चेंज ऑफ आइडिया होने वाला है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑथर ने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन से, एंड ऑथर हैज गिवन सो मेनी रीजंस टू सपोर्ट द क्लेम कि यस इन फैक्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एग्जीक्यूशन। बट यहाँ पे हाउएवर लिखा है तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि द ऑथर इज गोइंग टू चेंज हिज आइडिया। सो हाउएवर देयर आर सम architects, artists and entrepreneurs who prefer to dive straight from the board of ideas into the pool of execution. Right, what I anticipated? They believe that suitable strategies are best shaped during the process of execution. Great plans and strategies can fail while encountering unexpected situations. एंड अगेन आप देखो कि लास्ट टाइम उसने कोट किया था अगेन बेंजामिन फ्रैंकलिन को, यहां पे उसने कोट किया है एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करने के लिए स्टीव जॉब्स को। To me, ideas are worth nothing unless executed. They are just a multiplier. Execution is worth millions. According to Bill Gates, unhappy customers are the greatest source of learning. Fickle-minded consumers and wavering market trends can mar projects that stand on fixed plans. It is the need-based, flexible and innovative strategies that help to withstand the impact of these vacillating desires and trends. After rigorous planning and testing a new recipe on 2 lakh consumers in 1985, the company Coke brought out the new Coke. Much to the company's dismay, the product did not take off as expected and the financial loss was enormous. The company realized that during the process of data collection, it had not considered the product loyalty and the old-fashioned habits of the consumers. Hence, a balance of pragmatic planning, effective strategies and efficient execution is likely to ensure the accomplishment of tasks at each stage of the project. Successful execution is not an easy journey. The road is winding and bumpy. It may require tweaking or at times abandoning the original plan and redesigning it. Often we turn to nature for inspiration. Think plans and strategies are the seed, execution is the nourishment and consumer is the capricious weather. तो what you realize कि भाई अगर हम लोग बात करेंगे कि इस पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, तो what you realize कि हम लोग ने डिस्कस किया था
टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में एक टाइप था जिसको हम लोग सिंथेसिस बोल रहे थे, जहां की ऑथर का काम था कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को कंसिलिएट करना। तो अगेन हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्टेन पोर्शन ऑफ दिस पैसेज इज अगेन सपोर्टिंग प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, a certain portion of the passage is again supporting execution, but again author has taken the final stand and author has said कि नहीं भाई सारा चीज इंपॉर्टेंट है, and that is reflected by this specific sentence कि hence a balance of pragmatic planning, effective strategies and efficient execution is likely to ensure the accomplishment of task at each stage of a project. So that is how we know that the author is properly trying to conciliate again what both the parts as in like planning and strategy और execution बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये चीज दूसरे चीज से ज्यादा अगेन इंपॉर्टेंट है या फिर एग्जीक्यूशन जो है वो प्लानिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर इज ट्राइंग टू प्रॉपर्ली कंसिलिएट एंड रिकंसाइल दैट यस सारी चीज इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग को प्लानिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो अगेन देखते हैं कि भाई इससे प्रॉपर्ली क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। द ऑथर्स मेन पर्पस, तो अगेन यहां जो कीवर्ड प्रॉपर्ली यूज किया गया है वो कौन सा है, मेन पर्पस। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रॉपर्ली हम लोग देखते हैं कि भाई चारों आंसर चॉइसेस में क्या है। नंबर 1, सजेस्ट दैट पीपल सक्सीड ओनली व्हेन दे हैव ग्रेट स्ट्रैटेजीज। अब आप रियलाइज करो कि भाई ऑथर का ओपिनियन ये नहीं था कि भाई स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, ऑथर का ओपिनियन ये था कि दोनों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगेन मतलब मैं बोलूंगा कि भाई ये वाला आंसर चॉइस क्या होगा, ये वाला आंसर चॉइस कॉन्ट्राडिक्टरी है टू द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द पैसेज, राइट। ऑप्शन बी देखते हैं, हाईलाइट द फैक्ट दैट एग्जीक्यूशन इज एज इंडिस्पेंसिबल एज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। नाउ इंडिस्पेंसिबल जो यहां एक वर्ड यूज किया गया है ना, इसका मतलब होता है नेसेसरी। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट को आपको ऐसे रीड करना चाहिए कि एग्जीक्यूशन इज एज नेसेसरी, execution is as necessary as planning and strategy, and that is exactly what you see कि भाई दो जगह अलग अलग सपोर्ट दिया है, एक जगह प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के लिए सपोर्ट दिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए कि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कोट भी था वहां पे, सिमिलरली दूसरी जगह स्टीव जॉब्स का कोट था और प्रॉपर्ली एग्जीक्यूशन को सपोर्ट किया गया था। एंड अगेन जो ऑथर है इस पूरे पैसेज के, ही हैज प्रॉपर्ली सेड कि नहीं भाई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट यू रियलाइज कि नहीं भाई प्रॉपर्ली यहां पे द ऑथर हैज हाईलाइटेड द फैक्ट कि नहीं भाई एग्जीक्यूशन इज एज इंडिस्पेंसिबल और नेसेसरी एज प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, एंड टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर चॉइस। बट अगेन as I have always repeated कि I'll wait and I'll go with answer choice C and D as well just to see कि भाई कोई इससे बेटर आंसर चॉइस फ्रेम किया गया है क्या। तो एक बार हम लोग देखते हैं, अभी तक के लिए पहले डिसाइड कर लेंगे भाई बी मुझे लग रहा है करेक्ट है, लेकिन अगेन मैं जाऊंगा अभी मैं सी के साथ। तो सी क्या बोल रहा है, illustrate the impact of poor planning and weak strategy। and again ये नहीं होगा, हमेशा मैंने बोला है कि भाई जितना भी यूनिवर्सल क्वेश्चन होता है that should always represent the entire passage, and again what you realize कि this is only talking about planning and again strategy and it is also illustrating the impact of poor planning and weak strategy। तो अगर कहीं पे प्रॉपर्ली अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया था एग्जीक्यूशन वाले केस में कि वाई मतलब प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज आर नॉट एनफ, वाई एग्जीक्यूशन इज बेटर, बट अगेन दिस इज वेरी स्पेसिफिक पार्ट एंड अगेन इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन। तो अगेन व्हाट आई विल से कि दिस पर्टिकुलर आंसर चॉइस अगेन इज टू स्पेसिफिक, डज नॉट रिप्रेजेंट द intentions of the author or the opinions of the or the opinion of the author or the opinion of the author। Similarly अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी को, highlight the hurdles that come in the way of execution। अगेन आप बोलोगे कि भाई सर ये तो अगेन टू स्पेसिफिक डिटेल है, ये टू स्पेसिफिक डिटेल क्यों है भाई, ये इसलिए टू स्पेसिफिक डिटेल है अगेन क्योंकि इस पैसेज में अगेन सिर्फ एग्जीक्यूशन के बारे में बात नहीं किया गया, इस पूरे पैसेज में अगेन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के भी बारे में बात किया गया है और ऑथर ने फाइनली अपना ओपिनियन भी दिया कि नहीं भाई दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। एंड सो यू शुड रियलाइज दैट हाउ मच इज द मेन पर्पस question type properly tied with the main idea of the author, that is the conclusion of the author। and again मतलब अगेन आपको देखना है कि मेन आइडिया से कॉन्ट्राडिक्टरी प्राइमरी पर्पस कभी नहीं हो सकता है, इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट वॉट एवर द मेन आइडिया हैज रिप्रेजेंटेड। तो अगेन वी विल रियलाइज कि यहाँ पे भाई तीन आंसर चॉइस करेक्ट है और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं भाई हमारा जो आंसर चॉइस बी है वो प्रॉपरली करेक्ट है इस केस में। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। Since the worldwide inoculation process is going strong, vaccine diplomacy has become a hot topic. In their quest for ensuring vaccine security, a report by the New York Times based on the data on vaccine contracts compiled by Duke University shows that the advance purchase contracts made by some advanced countries for potential vaccines would vaccinate their population many times.
द यूरोपियन यूनियन 2 times, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम 4 times, and Canada 6 times. The expectation that an early vaccination will bring back normalcy and a required push to economic growth fueled many advanced countries to engage in vaccine battles. The argument of public good and the global cooperation have gone out of the window now, while advanced countries have turned their back on the need of the poor countries to access COVID-19 vaccines. India has displayed empathy to their needs. और यहां पे आप रियलाइज करोगे कि भाई क्या दिया हुआ है, ऑथर का ओपिनियन प्रॉपर्ली यहां पे मेंशन किया हुआ है कि भाई सारे कंट्रीज अपने पॉपुलेशन के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग प्रॉपर्ली पुअर कंट्रीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं. और अगेन इंडिया इज ओनली वन ऑफ दोज कंट्रीज which is properly showing empathy towards the need of the poor countries. अब आगे देखते हैं. India has taken a position that a significant percentage of the approved doses will be permitted for exports, while its exports to neighboring countries will be under grant mode. Initial shipment of vaccine to least developed countries will be free of cost. तो again author इस बात को support कर रहा है कि नहीं भाई, अब जितना भी इंफॉर्मेशन अब हम लोग देखने वाले हैं वो ऑब्वियसली ऑथर के ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए होगा कि while other countries are not doing enough for other countries, they're only thinking about their own population because of the hurdles to their economic growth, but India is taking a selfless approach. And again आप देख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है वैक्सीन. And shipments of the vaccines from India have already started reaching different parts of the developing world. While India is in its first phase of vaccination to cover healthcare workers, exports from India are helping other countries also in initiating phase 1 of their vaccination program, a gesture well appreciated globally. In a democracy, one can expect the backlash of sending vaccines abroad without vaccinating its population. Nevertheless, India's approach only reinforces the need of having coordinated global efforts in bringing COVID-19 under control. This response manifests India's unstinted commitment to global development and has consolidated its name as the world's pharmacy. The attitude of India towards vaccinating the populations in the poorer countries has generated discussion in the richer countries about the necessity for more proactive measures to roll out vaccines to the developing nations. तो प्रॉपर्ली आप देख रहे हो ना कि ऑथर ने पहले बोला कि भाई बाकी सारे कंट्रीज का एग्जांपल दिया उसने प्रॉपर्ली, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के बारे में कि भाई एक अपने कंट्री को भाई 2 टाइम वैक्सीन करना चाह रहा है, एक 2 कंट्रीज यूएस और यूके अपने पॉपुलेशन को 4 टाइम्स वैक्सीन देना चाह रहा है, अगेन कनाडा 6 टाइम्स देना चाह रहा है. और सब लोग मतलब क्योंकि उनके इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंड्रेंस प्रॉपर्ली मिल रहा है तो इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि भाई उनका जो मतलब बैक नॉर्मलसी आ जाए और इसकी वजह से अपने पॉपुलेशन के बारे में सेल्फिश होकर वो लोग सोच रहे हैं. जो पुअरर कंट्रीज हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से आते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है एक्सेप्ट फॉर इंडिया. जबकि इंडिया में अभी तक मतलब फर्स्ट स्टेज ही चल रहा है वैक्सीनेशन का, पूरे पॉपुलेशन को अभी भी प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन नहीं हुआ है. उसके बाद भी इंडिया जो है वो दूसरे कंट्रीज को प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत जगह तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहा है. तो बैकलैश इंडिया में हो रहा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी प्रॉपर्ली अभी वैक्सीनेटेड नहीं है, मतलब एक बार भी वैक्सीनेटेड नहीं है. बट अगेन इंडिया इस मतलब प्रॉपर्ली शोइंग कि मतलब वो कितना सेल्फिश है और प्रॉपर्ली ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्ली ग्लोबल मतलब पूरे कंट्रीज के बारे में ओवरऑल सोचना पड़ेगा अगर हमें कोविड-19 जैसे किसी वायरस को प्रॉपर्ली एलिमिनेट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ एक कंट्री से एलिमिनेट करने से नहीं होगा. आजकल जो इकोनॉमिक रिलेशन जो है सारे कंट्रीज में वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और ऑब्वियसली मतलब इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्पिंग दीज कंट्रीज और इसके वजह से इनका जो ये एफर्ट है प्रॉपर्ली ग्लोबली लोगों ने एक्नॉलेज भी किया है. तो एक बार देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पैसेज से कौन सा क्वेश्चन प्रॉपर्ली फ्रेम किया गया है प्राइमरी पर्पस का. अगर हम देखते हैं अगेन क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ दिस पैसेज. तो इस पैसेज का पर्पस क्या होगा. अब हम देखते हैं कि भाई इस पैसेज का पर्पस क्या है. अब ऑप्शन ए एक बार रीड करते हैं, टू इनकरेज वैक्सीन नेशनलाइजेशन. मैं भाई आगे पढ़ने वाला भी नहीं हूं, मैं यहीं पे इसको प्रॉपर्ली एलिमिनेट कर दूंगा. इसलिए एलिमिनेट कर दूंगा क्योंकि इस पैसेज में ऑथर का जो ओपिनियन है उससे हम लोग को ये रियलाइज हो रहा है कि ऑथर बोल रहा है कि नहीं, एवरीबडी शुड नॉट, मतलब ऑथर इज नॉट सेइंग कि पीपल शुड इनकरेज वैक्सीन नेशनलाइजेशन, मतलब कि ग्लोबल कॉपरेशन के बारे में सोचना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए, सिर्फ अपने नेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए. और यहां पे लिखा हुआ है टू इनकरेज वैक्सीन नेशनलिज्म एंड डिस्करेज ग्लोबल कोऑपरेशन. तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, अगर मुझे एलिमिनेट भी करना है तो मेरे पास दिमाग में एक रैशनल होना चाहिए ना कि कैसे ऑथर के ओपिनियन को या फिर ऑथर के इंटेंशन को ये आंसर चॉइस मिस रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है. एंड देन आई रियलाइज कि भाई ये वाला जो आंसर चॉइस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है. अब हम लोग मूव करेंगे ऑप्शन बी में. तो ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है,
टू डिस्करेज वैक्सीन नेशनलिज्म एंड टू इनकरेज ग्लोबल कोऑपरेशन। एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज डूइंग, और क्योंकि इंडिया को ऑथर सपोर्ट कर रहा है तो ऑथर के इंटेंशन को हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो बाकी सारे कंट्रीज से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगेन दे वुड अगेन डिस्करेज वैक्सीन नेशनलाइजेशन एंड दे वुड इनकरेज ग्लोबल कोऑपरेशन। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अगेन मैं वेट करूंगा सी और डी आंसर चॉइसेस को पहले मैं देखूंगा। सी में क्या लिखा हुआ है भाई, टू इनकरेज पुअर कंट्रीज एंड डिस्करेज एडवांस्ड कंट्रीज। अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि भाई पुअर कंट्रीज को ही इनकरेज करना है या फिर एडवांस्ड कंट्रीज को डिस्करेज करना है। तो अगेन वी रियलाइज कि दिस पर्टिकुलर आंसर चॉइस इज अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी विद द information mentioned in the passage and again does not represent the author's opinion given in the passage, right? author नहीं बोल रहा है कि भाई we should choose sides की poor countries को ही help करना है, advanced countries को help नहीं करना, ये नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अपने country के बारे में तुम सोचो, लेकिन अपने country के साथ साथ, मतलब तुम देख रहे हो ना कि मतलब unrequired, आप देख रहे हो कि ग्लोबल में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनको एक बार भी वैक्सीनेशन नहीं मिला है, वो लोग प्रॉपर्ली एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उस टाइम तुम अपने पॉपुलेशन को 6 बार वैक्सीनेशन देना चाहते हो, 6 बार बूस्टर डोज तुम देना चाहते हो, तो ऑब्वियसली इतना सेल्फिश ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी को, टू इनकरेज इंडिया टू प्रोवाइड वैक्सीन्स टू पुअर नेशंस। नाउ पर्पस ऑथर का ये नहीं है कि वो इंडिया को ये बात बोलेगा कि इंडिया शुड प्रोवाइड वैक्सीन्स टू पुअर नेशन। वो तो इंडिया का एग्जांपल साइट किया है कि इंडिया ये ऑलरेडी कर रहा है, और क्योंकि वो इंडिया का एग्जांपल साइट किया है और दूसरे कंट्रीज के कॉन्ट्रास्ट में किया है कि बाकी सारे जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, बाकी सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और इंडिया का एग्जांपल दिया कि इंडिया भैया एक बार उसका पूरा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुआ भी नहीं है, फिर भी वो बाकी सारे कंट्रीज के बारे में सोच रहा है। तो अगेन यू विल रियलाइज कि दिस इज अगेन मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी टू what is mentioned in the passage, and that is why you realize कि हम लोग का जो आंसर जो हमने एंटिसिपेट किया था कि आंसर चॉइस बी जो है भाई वो प्रॉपर्ली हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज टू डिस्करेज वैक्सीन नेशनलाइजेशन एंड टू इनकरेज ग्लोबल कोऑपरेशन। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि प्रॉपर्ली जो प्राइमरी पर्पस क्वेश्चन होगा उसके लिए एग्जैक्टली हम लोग अपने साइड से क्या एफर्ट लगाएंगे, कि हम लोग को प्रॉपर्ली समझना है कि वो राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, बट अगेन इट इज ग्रेटली टाइड टू द ऑथर्स ओपिनियन। तो आप देख रहे हो ना कि मेन आइडिया क्वेश्चन हो चाहे सेंट्रल थीम क्वेश्चन हो, और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी पर्पस क्वेश्चन, दैट ऑलवेज हैज टू बी कंसिस्टेंट विद द ऑथर्स ओपिनियन और कंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो प्रॉपर्ली मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगेन इस वाले क्वेश्चन टाइप में 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन को प्रॉपर्ली मैंने डिस्कस किया है। अगेन मैंने 2 स्लाइड प्रॉपर्ली टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर्ली मैं अपलोड करूंगा, एक अगेन क्लीन होगा ताकि आप ट्राई कर पाओ, और दूसरे वाले में प्रॉपर्ली मैं जो करेक्ट आंसर चॉइसेस क्यों करेक्ट है उसका क्या रैशनल है, और जो इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस हैं वो इनकरेक्ट क्यों है उसका भी रैशनल मैं दूंगा, ताकि आप एक बार सॉल्व करने के बाद इस चीज को प्रॉपर्ली आप मैच कर पाओ। So this is all we have for this video. Thank you so much for watching this video till the end. Thank you everyone. Thank you so much.